हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं फिर से वेलकम करता हूँ सॉलिड स्टेट में। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। आज वापस से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है बैंड थ्योरी। देखो, बैंड थ्योरी होती क्या है, पहले तो वो समझेंगे इस बैंड का मीनिंग क्या है। उसके बाद इसको रिलेट करेंगे कि सॉलिड स्टेट में इसका क्या काम है। आप लोग ऑलरेडी अभी कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं। इस बैंड थ्योरी को अपन रिलेट करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर से कि बैंड थ्योरी के बिहाफ पे क्या डिफरेंस है उन तीनों में। आपने ये तो पढ़ लिया था कि कंडक्टर वो होते हैं जो अच्छा करंट फ्लो कराए, इंसुलेटर बिल्कुल भी फ्लो ना कराए, सेमीकंडक्टर थोड़ा बहुत फ्लो कराए। ये डिपेंड ऑन कंडीशन कि वो किस तरह का है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक, एन टाइप, पी टाइप वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखो बैंड क्या होता है। जब भी आपका एटम का ऑर्बिटल, एटम से बनता है मॉलिक्यूल। जब भी जैसे आपने सपोज आयरन लिया, आयरन की टेबल ली, कंडक्टर है, तो वहाँ तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ एटम का, आयरन का एक ही एटम होगा, है ना, काफ़ी सारे एटम होंगे। तो ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से ये थ्योरी है कि जब भी आपके एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो उनके बीच में, जब वो एटम से मॉलिक्यूल बने, तो उनके बीच में जो गैप होगा ना, वही गैप आपकी बैंड थ्योरी कहलाती है। ठीक है, वही गैप आपका बैंड कहलाता है। ठीक है, अब समझो जैसे सपोज आपको पता है कंडक्टर में काफ़ी अच्छा करंट फ्लो होता है ना। देखो, सपोज ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब इसमें जब ये कंबाइंड हुआ तो ये आपका बन गया एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे वैलेंस बैंड। क्या बोलूँगा? वैलेंस बैंड। इसको मैं बोलूँगा कंडक्शन बैंड। क्या बोलूँगा इसको मैं? कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये वैलेंस बैंड, ये आपका हो जाएगा कंडक्शन बैंड। ये होता है आपका फील्ड। क्या होगा? आपका फील्ड होगा। और ये क्या आपका होगा? एम्प्टी। तो इसको आप एम्प्टी बैंड भी बोल सकते हो, इसको आप फील्ड बैंड भी बोल सकते हो। ये फील्ड है तो मैं ये मार्क कर देता हूँ, ये फील्ड बैंड, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर के केस में क्या होगा, ये जो दो बैंड है ना, ये आपस में ओवरलैप करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन्स को इस वैलेंट बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। इसलिए आपके कंडक्टर क्या करते हैं, काफ़ी अच्छा करंट फ्लो कराते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल थ्योरी है। जब मैं इसको कंडक्टर के लिए रिलेट करूँगा ना, कंडक्टर के लिए, तो ये क्या होगा, ये वैलेंस बैंड और ये ओवरलैप कर जाएगा आपके, सॉरी, ये वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाएगा इस कंडक्शन बैंड के। ये यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई। ओवरलैपिंग हो गई तो क्या होगा, आपका काफ़ी अच्छा करंट फ्लो होगा बिना किसी रेजिस्टेंस के। होगा, रेजिस्टेंस तो होगा, मेटल का होता है कम होगा, पर इंसुलेटर का तो बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। तो बिना किसी रेजिस्टेंस ऑफर्ड हुए बहुत आसानी से इस वैलेंट बैंड से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और ये प्रॉपर्टी हो जाएगी कंडक्टर की। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इन कंडक्टर वैलेंस बैंड ओवरलैप विद द कंडक्शन बैंड, या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो बिल्कुल भी गैप गैप है ही नहीं, बिल्कुल गैप नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसमें जो गैप आता है ना, उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अभी मैं बताऊँगा दो गैप का मीनिंग क्या होता है ना। पर आप ये समझो कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, तो वैलेंस उनके जो ओवरलैपिंग हुई वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो ये ओवरलैपिंग इतनी पास पास थी कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में आसानी से जंप कर गए। तो वो तभी करेंगे, तभी ये ओवरलैप करेंगे। तो ये एम्प्टी बैंड, ये वैलेंस बैंड आपस में क्या हो गए, ओवरलैप कर गए। तो ये कहलाएगा आपका कंडक्टर का एग्जाम्पल। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ओवरलैपिंग बैंड। क्या बोलूँगा इसको मैं? ओवरलैप। ओवरलैपिंग बैंड इसको मैं बोल दूंगा। पूरा लिख देता हूँ मैं इसको, ओवरलैपिंग बैंड हो जाएगा। ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम बनाया मैंने कंडक्टर के लिए। और ये कंडक्टर, ये कहाँ देखा जाएगा? ये जनरली आपका मेटल्स में देखा जाएगा। कहाँ देखा जाएगा? आपको मेटल्स में ये चीज मिलेगी। ठीक है, अब समझते अपन इस थ्योरी को इंसुलेटर के लिए कि इंसुलेटर में ये चीज क्या होगी। अब आपको पता है इंसुलेटर में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होता। इट मीन्स, अब आप गैस करिए कि करंट फ्लो नहीं होगा, तो यानी कि क्या होगा, जो ये आपका एम्प्टी बैंड था और जो आपका ये वैलेंस बैंड था, इनमें गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनमें गैप क्या है, मैं थोड़ा और गैप बना देता हूँ
इनमें गैप क्या है, बहुत ज़्यादा गैप है। आप कितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करो, आप कितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करो, इस वैलेंस बैंड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, समझ गए? इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये वही कहलाएगा वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। और जो ये गैप है ना, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, इसका एक और यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इंसुलेटर में ये गैप काफ़ी हाई होगा और कंडक्टर में तो फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा ही नहीं। ठीक है, इंसुलेटर में काफ़ी हाई और यहाँ ज़ीरो। यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत आसानी से हो रही है बिना एनर्जी प्रोवाइड करे, या बहुत वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने पर ही कंडक्शन हो गया। यहाँ आप कितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन का पाथ ही ब्लॉक हो, इलेक्ट्रॉन के लिए जो फ्लो मूवमेंट था वो मूवमेंट ही आपने ब्लॉक कर दिया, तो फिर कहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ही नहीं, तो करंट नहीं फ्लो होगा, करंट नहीं फ्लो होगा, तो इसलिए मैं इसको इंसुलेटर बोलता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये गैप का नाम क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये डायग्राम था आपका इंसुलेटर के लिए। एग्जाम्पल जैसे ये कंडीशन कहाँ होती है आपकी? रबर में होगी ये कंडीशन, रबर इज इंसुलेटर। ये कंडीशन आपकी प्लास्टिक में होगी। जो भी आपके इंसुलेटर के एग्जाम्पल है उसका में ये वाली कंडीशन होगी कि एटॉमिक ऑर्बिटल से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो उनमें काफ़ी गैप था, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पाया। उस डिस्टेंस को बोलता है फॉरबिडन एनर्जी, अरे सॉरी गलती मैंने गैस लिख दिया, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फिर सेमी कंडक्टर में क्या होता है? तो सेमी कंडक्टर में देखो क्या होगा, ये जो गैप है ना, ये एम्प्टी बैंड और ये कंडक्शन बैंड, इनमें गैप काफ़ी कम होता है। ठीक है, ये जो गैप है फॉरबिडन गैप, ये काफ़ी कम होगा। ठीक है, ये आपका बैलेंस बैंड वीबी और ये कंडक्शन बैंड या फिर एम्प्टी बैंड में इसको बोल सकता हूँ। ये गैप काफ़ी कम होगा, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने पे इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके यहाँ चल जाएगा। इसलिए इंसुलेटर वेरिएबल टाइप के होते हैं, आप गैप को थोड़ा कम ज़्यादा करिए, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो इंसुलेटर में गैप क्या होता है, सॉरी सेमीकंडक्टर में गैप क्या होता है? इंसुलेटर से कम पर कंडक्टर से ज़्यादा गैप होगा। ठीक है, इंसुलेटर से गैप कम है पर कंडक्टर से गैप ज़्यादा है। कंडक्टर में तो ओवरलैपिंग ही हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ गैप, ठीक है, ऑर्डर ऑफ गैप, तो सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पे होगा? कौन सा गैप है ये? फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना। सबसे ज़्यादा गैप कहाँ होगा आपका? इंसुलेटर में। उससे कम गैप कहाँ होगा आपका? सेमीकंडक्टर में। और उससे कम गैप कहाँ होगा आपका? कंडक्टर में। ठीक है, ठीक है, अब ये आपका ऑर्डर हो गया गैप का। तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? कंडक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा आपका ये वाला। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी कौन फ्लो करेगा? कंडक्टर। उससे कम ये, उससे कम इंसुलेटर में कंडक्टिविटी होगी नहीं। तो ये एक तरह की बैंड थ्योरी थी, बहुत सिंपल सी है। एग्जाम में आपको इसे डायग्राम बना के समझाना है। आप एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, सेम डायग्राम में थ्योरी लिखी हुई है, बहुत सिंपल सी। इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा गैप है, करंट फ्लो नहीं हो पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते। यहाँ पे ये बैंड ओवरलैप कर जाते हैं तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा इन दोनों के इंटरमीडिएट है, तो थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करने पे आपको ये करंट फ्लो करवा देंगे। तो ये थ्योरी है आपकी किसकी? बैंड थ्योरी फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, मैग्नेट। बचपन में कहीं ना कहीं काफ़ी बार आया होगा मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट के बेटा दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हर एक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे उसको मैग्नेट बोलते हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इसका काम यहाँ पे क्या आ रहा है, इस चैप्टर में इसका क्या रोल है, ये अपन पढ़ते हैं
इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको मैं बताऊं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ सब्सटेंस पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस की ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस आपके कितने टाइप में क्लासीफाई हो रहे हैं, ठीक है। पर उसके पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ क्यों रही है। जो अपन सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों अराइव हुई, किसकी वजह से प्रेजेंस है। तो इसकी छोटी सी थ्योरी है, आपको पता होगा। देखो हर एक सब्सटेंस की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, और वो प्रॉपर्टी क्यों होगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉरी माँ का काम नहीं कर रहा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज is due to presence of फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको पता होगा सब्सटेंस सॉलिड स्टेट, अब सॉलिड स्टेट में क्या है, आपके काफ़ी सारा एटम से मिलकर एक सॉलिड बनता है। अब उस एटम्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा जो उसके आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व करता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइव हुई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण देखो जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, अब जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इसमें टू टाइप्स ऑफ मोशन आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईच इलेक्ट्रॉन in an atom, each an electron in an atom has two टाइप्स ऑफ मोशन। देखो धीरे धीरे पूरी थ्योरी क्लियर होगी कि यहाँ पे अपन क्या पढ़ना चाह रहे हैं और अपन यहाँ पे क्या सीखेंगे। टू टाइप्स ऑफ मोशन, अब यहाँ पे दो टाइप के मोशन होंगे। अब देखो मोशन दो टाइप के कैसे होंगे, जैसे सपोज आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक तो आपका न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। सपोज यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है और ये खुद के एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। जैसे आपको याद हो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। तो यहाँ पे दो मोशन हो गए, एक मोशन तो कौन सा हो जाएगा, अलोंग इट्स अराउंड द न्यूक्लियस, और एक मोशन होगा अलोंग इट्स एक्सिस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला मोशन होगा ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। पहला मोशन को बोलूँगा मैं ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा एक तो न्यूक्लियस के अराउंड, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। देखो थ्योरेटिकल पोर्शन ही आएगा इस टॉपिक से, उसमें पूरी थ्योरी लिख पा रहा हूँ अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। एक मोशन तो मेरा ये हो गया। इस मोशन को मैं कैसे समझाऊंगा, सपोज ये मेरा यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मेरा इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये इसका मैं रेफरेंस में लेता हूँ एक्सिस का, ये इसके अराउंड यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये तो पहला टाइप का आपका मोशन हो गया। अब सेकंड मोशन आपका कौन सा होगा, अलोंग इट्स एक्सिस। मैं उसको क्या बोलूँगा, स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अब इसको स्पिन वर्ड क्यों बोला, आपने पढ़ा होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अब मैं इसको कैसे शो करूंगा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक्सिस है, ये इसी के अराउंड यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, इसके एक्सिस पे ही रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे आपका दो टाइप के मोशन आए, इन दो टाइप के मोशन के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी डेवलप हो गई। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू मोशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल डेवलप इन एन एटम। अगर एक एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है तो पूरे सब्सटेंस में बहुत सारा एटम है, तो वो बहुत सारा एटम मिलके उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे अपन देखते हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। जब भी चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है, मूव करता है, तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ये एक पैरामीटर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेजर करने का। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, उस मैग्नेटिक मोमेंट के कारण ही आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगी। तो यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस, ड्यू टू रिवॉल्वेशन ऑफ अराउंड द न्यूक्लियस, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा और अलोंग इट्स ओन एक्सिस मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। तो इन दो के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा और इस मैग्नेटिक मोमेंट के बिहाफ पे आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इन
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेट, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट लिखो, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिहेव एज टाइनी मैग्नेट, बिहेव एज टाइनी मैग्नेट, छोटा से मैग्नेट की तरह वो बिहेव करता है। अब ये छोटे छोटे एटम यानी कि छोटे छोटे मैग्नेट मिलके एक बहुत अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेंगे और उसके बिहाफ वो सब्सटेंस आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ये बात क्लियर हुई, ईच इलेक्ट्रॉन एटम बिहेव एज ए टाइनी मैग्नेट, क्लियर है। अब बिकॉज ऑफ दिस रीजन एवरी सब्सटेंस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, because of this reason every substance has magnetic property, because of this reason every substance has magnetic properties, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में एसोसिएट करी विद इट। अब इसके बेसिस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लासीफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा मैग्नेटिक सब्सटेंस का, ठीक है। तो सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। अब ये 5 कैटेगरीज क्या होती है, 5 टाइप्स कर लो कैटेगरी के ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइप्स, ठीक है। अब ये 5 टाइप्स क्या होंगे, इसमें देखो पहला होगा पैरामैग्नेटिक, ये वर्ड आपने सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये यहाँ पे उनके भी उसी के अकॉर्डिंग, वो जो सब्सटेंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा। तो पहला आपका लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे नाम, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सेकंड आपका होगा यहाँ पे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। थर्ड आपका होगा यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फोर्थ आपका होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और एक आपका लास्ट टाइप है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ये आपके 5 टाइप्स क्लासीफाई होंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अब अपन को यहाँ पे एक कंप्लीट लेक्चर लग जाएगा इन 5 टाइप्स को डिस्कस करने के लिए। तो मैं ये जो 5 कैटेगरीज है मैग्नेटिक सब्सटेंस की, ये मैं अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक आप इस टॉपिक को एनसीईआरटी से देखिए और रिवाइज करिए। काफ़ी सिंपल और काफ़ी स्कोरिंग पोर्शन है। देखो ये चैप्टर है ना, न्यूमेरिकल पोर्शन वाइज भी पूछा जाता है और थ्योरी भी पूछी जाती है। न्यूमेरिकल आप जानते हो किस टॉपिक से आते हैं, जो अपन ने पहले बीसीसी एफसीसी पढ़ा था, पैकिंग एफिशिएंसी, डेंसिटी वगैरह। और थ्योरी पोर्शन आपका जो सेकंड हाफ है इसका, वहाँ से काफ़ी सारी थ्योरी आती है। तो इसको रिवाइज करिए। अपन मिलते हैं अपन अगले अपने वीडियो में इन 5 प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ।